Hello everyone. Now I will discuss in front of you a next very important task और जिस टास्क के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं इट इज डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी। तो भाई सबसे पहले तो हम मतलब समझते हैं कि एक्चुअल में डिटर्मिनेसी होता क्या है और इनडिटर्मिनेसी क्या होता है। तो जनरली ऐसा बोला जाता है, आप सभी ने एक छोटा सा टास्क पहले से ही सुना होगा और टास्क होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत ध्यान से देखिएगा, जो टास्क मैं आपके सामने बताना चाहता हूं इट इज अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अगर मैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बात करता हूं सो वी ऑलरेडी नो दैट, हम एक बात जानते हैं और ये बात हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पहले से ही समझ चुके हैं कि अगर मैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बात करता हूं तो अगर मैं टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करूंगा सो इन केस ऑफ टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर तीन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन एग्जिस्ट करती हैं। तीन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन कौन सी होंगी? अगर मैं तीन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बात करता हूं दैट मींस समेशन h इज इक्वल टू 0, दैट मींस समेशन v इज इक्वल टू 0 एंड दैट मींस समेशन m इज इक्वल टू 0। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये हमारे पास तीन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती थी इन केस ऑफ 2D। अगर मान लीजिए मैं 3D स्ट्रक्चर्स की आपके सामने बात करता था तो 3D स्ट्रक्चर्स में टोटल 6 नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता था और वो 6 इक्वेशंस कौन कौन सा था? fx इज इक्वल टू 0, या फिर ऐसा लिख सकता हूं इसको समेशन fx इज इक्वल टू 0, समेशन fx इज इक्वल टू 0, समेशन fy इज इक्वल टू 0 एंड समेशन fz इज इक्वल टू 0। सिमिलरली समेशन mx इज इक्वल टू 0, समेशन my इज इक्वल टू 0 एंड समेशन mz इज इक्वल टू 0। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस तरीके से 6 नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे 3D के केस में एक्ट करती थी। बेटा अगर मान लीजिए मैं आपके सामने एक बात इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं कि व्हाट डू यू मीन अबाउट डिटर्मिनेसी एंड व्हाट डू यू मीन अबाउट इनडिटर्मिनेसी, तो याद रखिएगा ऐसे स्ट्रक्चर जिनको मैं कंप्लीटली सॉल्व कर सकता हूं, ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनको मैं कंप्लीटली सॉल्व कर सकता हूं बाय द हेल्प ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, structure which is totally able to solve completely by the help of available static equilibrium equation, ऐसे structures को मैं determinate structures बोलूंगा। Clear to all of you? इसी तरीके से ऐसे structure जिनको मैं by the help of static equilibrium equation के completely solve नहीं कर सकता हूं, उन टाइप के स्ट्रक्चर्स को मैं इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बोलूंगा। मैंने आपके सामने बोला structure which is not able to solve completely by the help of available static equilibrium equation, उन टाइप के स्ट्रक्चर्स को मैं indeterminate structures बोलता हूं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब भाई देखिएगा, हमें डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के बारे में तो मैंने जान लिया। मैंने स्टैटिक इक्विलिब्रियम से यानी कि जो स्ट्रक्चर स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से कंप्लीटली सॉल्व हो जाएं वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स हैं और जो कंप्लीटली सॉल्व ना हो पाए वो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो मैं सबसे पहले एक्चुअल में जो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स की स्टडी है उसके लिए तो मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ लेता हूं। मैं यहां पर जो सबसे ज्यादा आपके लिए डील करूंगा इट इज फॉर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। भाई अब मैंने आपसे बोला, अब मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि जैसे मैं एक 2D स्ट्रक्चर्स के काम करना चाहता हूं, मैं 2D स्ट्रक्चर को सॉल्व करना चाहता हूं, मेरे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना है? 3 स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। क्लियर? तो यानी अगर मान लीजिए मैंने कोई स्ट्रक्चर बनाया और उस 4 स्ट्रक्चर पर 4 अननोन पैरामीटर आ गए। कितने अननोन पैरामीटर आ गए? 4 अननोन पैरामीटर आ गए। तो बेटा उन 4 अननोन पैरामीटर के लिए मुझे 4 इक्वेशंस रिक्वायर्ड होंगी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेकिन मेरे पास इक्वेशन कितनी है? केवल और केवल 3 इक्वेशंस अवेलेबल हैं। क्लियर? तो यहां पर कितनी इक्वेशन का लैक है? 1 इक्वेशन का लैक आया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 1 इक्वेशन का लैक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे बोला सपोज दैट कोई भी स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर में आपके लिए 4 अननोन पैरामीटर्स हैं जो आपको फाइंड करने हैं, तभी वो स्ट्रक्चर कंप्लीटली सॉल्व होगा। आप अगर चाहो आप इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से कर लो तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास केवल 3 ही इक्वेशंस अवेलेबल हैं। लेकिन इक्वेशन कितनी चाहिए थी? 4 अननोन को सॉल्व करने के लिए 4 इक्वेशन मेरे पास रिक्वायर्ड होनी चाहिए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो इसका मतलब यहां पर एक इक्वेशन का लैक है।
क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये जो एक इक्वेशन का लैक आया है ना बेटा, इसी को मैं बोलता हूं इनडिटर्मिनेसी, इसी को इनडिटर्मिनेसी बोला जाता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जितना इक्वेशन कम होगा उसी को मैं इनडिटर्मिनेसी बोलूंगा। ये एक मैंने सिंपल एक इन जनरल एग्जांपल आपको दे दिया। क्लियर? लेकिन अगर जब मैं इनडिटर्मिनेसी की आपके सामने बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट इनडिटर्मिनेसी, अगर मैं आपके सामने इनडिटर्मिनेसी की बात करूंगा, सो कंडीशन सुनिए, कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। इफ आई टॉक अबाउट इनडिटर्मिनेसी, अगर मैं आपके सामने इनडिटर्मिनेसी की बात करता हूं, सो बहुत ध्यान से सुनिए इनडिटर्मिनेसी कितने तरीके का होगा। अगर मैं इनडिटर्मिनेसी की आपके सामने बात करूंगा, इफ आई टॉक अबाउट इनडिटर्मिनेसी, अगर मैं आपके सामने इनडिटर्मिनेसी की बात करता हूं, सो इनडिटर्मिनेसी बेटा दो तरीके से डिफाइन की जाती है। इनडिटर्मिनेसी का रिप्रेजेंटेशन होता है डी, डी इज द इनडिटर्मिनेसी। और अगर मैं इनडिटर्मिनेसी की बात करूं तो इसको दो टाइप में यानी डिवाइड किया जाता है। एक्चुअल में अगर इनडिटर्मिनेसी की मैं बात करता हूं, सो इट इज फर्स्ट टाइप, एक तो इसका होता है स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, द फर्स्ट इज स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। और नेक्स्ट जो यहां पर मुझे पढ़ाया जाता है, इट इज काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। द फर्स्ट इज स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी एंड अनदर इज काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इनडिटर्मिनेसी, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनिएगा। सर अगर मैं स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी की बात करता हूं तो डिटर्मिनेसी दैट मींस डी, और स्टैटिक के लिए सफिक्स में एस, इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा डीएस। और अगर मैं काइनेमेटिक की बात करूं तो डी और के, दैट मींस काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी हियर। क्लियर? अब बात सुनना, बात बहुत ध्यान से। अगर मैं स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी की बात करता हूं तो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब वो दो पार्ट कौन कौन से हैं? इफ आई टॉक अबाउट स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, अगर मैं स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी की बात करूंगा, सो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी में पहला जो होता है, इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, इट इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी का पहला पार्ट होता है। क्लियर? अगर मैं एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी की बात करूंगा, सो इनडिटर्मिनेसी दैट मींस डी, ये स्टैटिक है इसलिए एस और एक्सटर्नल है इसलिए ई, तो डीएसई से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा। और अगर मैं नेक्स्ट पार्ट की बात करूंगा, सो इट इज कॉल्ड एज इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। दिस इज अ एक्सटर्नल एंड दिस इज इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। अब भाई अगर मैं आपके सामने इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी की बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, अगर मैं इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी की बात करूंगा, सो दिस इज डीएसआई से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज अवर फ्लो चार्ट। मुझे इतनी चीजों को यहां पर पढ़ना पड़ेगा। मैं सबसे पहले एक बात तो बच्चा एक बात समझ चुका है कि अगर मैं स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी की बात करता हूं, सो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी इज द समेशन ऑफ एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी प्लस इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। दैट मींस मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि अगर मैं टोटल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी की बात करूंगा, सो टोटल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी इज द समेशन ऑफ डीएसई प्लस डीएसआई। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर मैं स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी की बात करूंगा, सो इट इज द समेशन ऑफ डीएसई प्लस डीएसआई। क्लियर? नाउ आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू। मैं सबसे पहले आपके पास डिस्कस करना चाहता हूं स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, और स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी में से भी सबसे पहले डिस्कस करूंगा एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो देखिएगा, नाउ आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू। सबसे पहले मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी के लिए। ठीक है, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। अब भाई अगर मैं स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी की बात करता हूं, अगर मैं स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी की आपके सामने बात करना चाहता हूं, सो बहुत ध्यान से सुनिएगा। इफ आई टॉक अबाउट स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, और स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी में मैं सबसे पहला पॉइंट जो आपको डिस्कस करूंगा, इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। तो मैं इसको डीएसई लिख देता हूं, एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। भाई सबसे पहले बात आता है कि एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी को फाइंड किस तरीके से किया जाएगा। इफ आई टॉक अबाउट एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, अगर मैं एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी की आपके सामने बात करता हूं, सो एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी इज इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ अननोन एक्सटर्नल रिएक्शंस, टोटल नंबर ऑफ अननोन एक्सटर्नल रिएक्शंस, total number of unknown external reactions minus available static equilibrium equations, minus
available static equilibrium equation. Clear to all of you? So this is our formula to find a एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने आपसे बोला टोटल नंबर ऑफ अननोन एक्सटर्नल रिएक्शंस माइनस अवेलेबल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस. क्लियर? कंडीशन सुनिएगा, कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा. दिस इज अवर फॉर्मूला. ये आपका फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिखवा दिया. अगर मैं इसको रिप्रेजेंटेशन दूं, यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दूं अगर मैं इसको, सो देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं सर कि DSE जो एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी होगी, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस को मैं RE से डिनोट करता हूं, और अवेलेबल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन पहले ही मैं आपको बता चुका, अगर 2D का केस होगा तो इसकी वैल्यू 3 होगी. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो मैं यहां पर लिखता हूं दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर 2D स्ट्रक्चर्स. ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के लिए वैलिड है. अगर मान लीजिए 3D होता तो 3 की जगह क्या होता, 6 होता, है ना. इन केस ऑफ 3D स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बोला है टोटल 6 नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आर देयर. क्लियर? सो अगर मैं एक्सटर्नल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बात करता हूं, सो यहां पर DSE हो जाएगा RE-6, और दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर 3D स्ट्रक्चर्स. ये फॉर्मूला 3D स्ट्रक्चर्स के लिए वैलिड रहेगा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आया? इस तरीके से मैं एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी को फाइंड कर सकता हूं. देखिएगा बहुत इजी टास्क है. आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर्मूले, न्यूमेरिकल्स हियर. मैं यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को डिस्क्राइब करता हूं. जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे बोला दिस इज अवर बीम, और बीम इस तरीके से है, वन एंड इज फिक्स्ड एंड अनदर एंड इज रोलर. देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि सर बीम इज कंसीडर्ड एज अ प्रॉप्ड कैंटिलीवर. ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है. क्लियर? अब मैं अगर इसका DSE निकालना चाहता हूं, आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट अ DSE हियर. DSE का मतलब होता है एक्सटर्नल रिएक्शंस माइनस अवेलेबल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, RE-3. ठीक है ना. लेकिन ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है ये हर केस में यूज नहीं होगा. 99.9% केसेस में तो यूज हो जाएगा. 0.1% का केस ऐसा रहेगा जहां पर दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल, जहां पर केवल और केवल यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. इसीलिए इस वाले फॉर्मूले को आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखिएगा. क्लियर? सो कंडीशन सुनिएगा, मैं आपके सामने डिस्क्राइब करता हूं. इस तरीके से हमारे पास एक बीम है, इट इज अ प्रॉप्ड कैंटिलीवर, दिस इज अ फिक्स्ड एंड एंड दिस इज अ रोलर सपोर्ट, दैट मींस इट इज अ प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम. कंडीशन सुनिएगा, अगर मैं इस कंडीशन की आपके सामने बात करता हूं, दिस इज अ फिक्स्ड बीम, यहां पर एक रिएक्शन वर्टिकल आएगा, एक रिएक्शन हॉरिजॉन्टल आएगा और एक रिएक्शन मूवमेंट आएगा. सो मैंने इसको लिखा V1 M1 और देयर इज अ H1 रिएक्शन. सिमिलरली यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर V2 रिएक्शन, यानी एक केवल और केवल नॉर्मल टू द सरफेस रिएक्शन आएगा. रोलर हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस को रजिस्ट करता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल के केस में नॉर्मल बिकम वर्टिकल. इसी तरीके से फिक्स एंड 3 रिएक्शन को रजिस्ट करता है. द फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल, अनदर इज मूवमेंट रिएक्शन एंड अनदर इज वर्टिकल रिएक्शन हियर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब कंडीशन देखिए, अगर मैं टोटल एक्सटर्नल रिएक्शंस की बात करूं तो कितनी एक्सटर्नल रिएक्शंस हैं? 1 2 3 4 नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस हैं. अब भाई 4 नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस, अगर 4 नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस यहां पर एग्जिस्ट करती हैं, अगर 4 नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस यहां पर एग्जिस्ट करेंगी, सो देखिएगा 1 2 3 4. सो एक्सटर्नल रिएक्शंस का वैल्यू हो गया 4 माइनस अवेलेबल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज 3. सो 4 माइनस 3, अगर मैं DSE की बात करना चाहता हूं, सो DSE इज इक्वल टू निकलेगा 1. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? DSE का वैल्यू आ जाएगा 1. समझ में आया? सो इट इज वेरी वेरी इजी टास्क. ये बहुत ज्यादा इजी टास्क है. इसके बाद मैंने क्या किया, ये तो अपना एक सिंपल सा स्ट्रक्चर हो गया. टोटल एक्सटर्नल इक्वेशन थी 4 और अवेलेबल मेरे पास केवल 3 ही है, तो DSE आ गया 1. इसका एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी हुआ 1. ये तो हो गया एक 2D स्ट्रक्चर का केस. क्लियर? अगर मान लीजिए मैं 3D स्ट्रक्चर्स की आपके सामने बात करता हूं, I will draw a 3D structure here. मैं यहां पर एक 3D स्ट्रक्चर को बनाता हूं और 3D स्ट्रक्चर्स में आपके लिए समझाता हूं how to find value of static indeterminacy externally. क्लियर? सो देखिएगा, मैं अगर एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी की यहां पर बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, सपोज दैट इस तरीके से मुझे एक ये गिवन है, इस तरीके से एक 3D स्ट्रक्चर्स गिवन है, और इस 3D स्ट्रक्चर में मैंने आपसे बोला आप DSE की वैल्यू कैलकुलेट कर दो. आई ऑलरेडी नो दैट, हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं DSE का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं, सो DSE इज इक्वल टू क्या हो जाता था?
डीएसई इज इक्वल टू होता था एक्सटर्नल रिएक्शंस माइनस अवेलेबल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। क्लियर? कंडीशन सुनिए, एक्सटर्नल रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं, हाउ मेनी नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस आर देयर, तो यहां पर 6 नंबर ऑफ रिएक्शंस होंगी, यहां पर 3 नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस होंगी, यहां पर 2 नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस होंगी और यहां पर 6 नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस होंगी। वी ऑलरेडी नो दैट कि 3D के केस में फिक्स सपोर्ट 6 रिएक्शन रेजिस्ट करेगा। In case of 3D structure, hinge support resists 3 number of reactions. In case of 3D structure, roller support resists 2 number of reaction. And again, in case of 3D structure, fixed support resists 6 number of reactions. Clear to all of you? So, अगर मैं यहाँ पर DSE का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ, if I am interested to calculate a DSE here, so यहाँ पर कितना एक्सटर्नल रिएक्शंस है? 6, 6 plus 6 is 12, 12 plus 2 is 14, 14 plus 3 is 17. So 17 minus 6, 17 minus 6, तो जो मेरे पास DSE का वैल्यू आएगा, this is equal to 17 minus 6, so DSE is equal to 11. Clear to all of you? This is our value. तो समझ में आया? इस तरीके से मैं 2D स्ट्रक्चर और 3D स्ट्रक्चर में DSE का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। बस मुझे जो फॉर्मूला रिमेंबर करना है वो फॉर्मूला केवल और केवल इस तरीके से होगा कि टोटल एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस या अननोन एक्सटर्नल रिएक्शंस माइनस अवेलेबल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू?